नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। वहीं मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली के शहरी विकास विभाग को ये तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। शहरी विकास विभाग के मंत्री और निगम के नामी सदस्य सौरभ भारद्वाज ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि अगर उपराज्यपाल कार्यालय से नियमों का सही तरीके से पालन कराया जाए तो उम्मीद है कि इस बार मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं मेयर के लिए प्रत्याशियों के नाम अभी तक साफ नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी शैली ओबरॉय को ही फिर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि शैली नए मेयर पद की प्रत्याशी होंगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, ये उनकी पार्टी तय करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीएमसी एक्ट के मुताबिक नए मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर की होती है। आपकी तरह से शैली को यदि मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी कार्यालय से होगी। तो आपको बताते चले कि 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होने वाला है, जहां पर आप पार्टी ने अपने शैली ओबरॉय को उतारा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि शहरी विकास विभाग के मंत्री और निगम के समिति सदस्य सौरभ भारद्वाज ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि अगर उपराज्यपाल कार्यालय से नियमों का सही तरीके से पालन कराया जाएगा तो उम्मीद है कि इस बार मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं मेयर के लिए प्रत्याशियों के नाम अभी तक साफ नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी शैली ओबरॉय को ही फिर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि शैली नए मेयर पद की प्रत्याशी होंगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, यह उनकी पार्टी तय करेगी। वहीं आपको बताते चले कि डीएमसी एक्ट के मुताबिक नए मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर की होती है। आपकी तरफ से शैली को यदि मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी कार्यालय से होगी। तो आपको बताते चले कि 26 अप्रैल से मेयर का चुनाव होने वाला है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को ही अपना चेहरा बनाकर उतारा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि शहरी विकास विभाग को ये तारीख सुनिश्चित करने के लिए भेजी गई है। और वहीं शहरी विकास विभाग के मंत्री और निगम के नामित सदस्य सौरभ भारद्वाज ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि अगर उपराज्यपाल कार्यालय से नियमों का सही तरीके से पालन कराया जाएगा तो उम्मीद है कि इस बार मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं मेयर के लिए प्रत्याशियों के नाम अभी तक साफ नहीं हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी शैली ओबरॉय को ही फिर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि शैली नए पद के लिए प्रत्याशी होंगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, यह उनकी पार्टी तय करेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि डीएमसी एक्ट के मुताबिक नए मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर की होती है। वहीं आपकी तरफ से शैली को अगर मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी कार्यालय से होगी। तो वहीं विमान कंपनी अलायंस एयर ने सोमवार को अचानक कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कंपनी को अचानक फ्लाइट्स रद्द क्यों करनी पड़ी है। कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स में तिरुपति, बेंगलुरु और मैसूर जाने वाली फ्लाइट्स भी शामिल है। अचानक लिए गए एयरलाइंस एयर के इस फैसले पर यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि हैदराबाद के जीएमआर एयरपोर्ट के मुताबिक जो फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, उसे सुबह 6:10 में हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली उड़ान, सुबह 7:25 हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट, 8:15 हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली उड़ान, सुबह 10:55 में हैदराबाद से मैसूर जाने वाली फ्लाइट शामिल है। इसके अलावा रात
11:35 में चेन्नई से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट, सुबह 9:30 बजे तिरुपति से हैदराबाद आने वाली उड़ान है और साथ ही साथ सुबह 11:15 से बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट और दोपहर 5:05 में मैसूर से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। तो आपको बताते चले कि तकनीकी कारणों से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अचानक फ्लाइट्स को रद्द क्यों करनी पड़ी है। कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स में तिरुपति, बेंगलुरु और मैसूर जाने वाली फ्लाइट्स भी शामिल है इसमें। और साथ ही साथ अचानक लिए गए एयरलाइंस एयर के इस फैसले पर यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ हैदराबाद के GMR एयरपोर्ट के मुताबिक जो फ्लाइट्स रद्द की गई हैं उसे सुबह 6:10 में हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली उड़ान है और साथ ही साथ सुबह 7:25 पे हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट है। वहीं आपको बताते चले कि 8:15 में हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली उड़ान, सुबह 10:55 में हैदराबाद से मैसूर जाने वाली फ्लाइट शामिल है। इसके अलावा रात के 11:35 में चेन्नई से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट और सुबह 9:30 बजे तिरुपति से हैदराबाद आने वाली उड़ान भी शामिल है। तो आपको बताते चले कि तकनीकी कारणों की वजह से कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। अचानक इस फैसले से कई यात्री भी नाराज है। आपको बताते चले कि कई फ्लाइट्स इसमें शामिल है और अचानक इस लिए गए फैसले के एयर के इस फैसले पर यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि हैदराबाद के GMR एयरपोर्ट के मुताबिक जो फ्लाइट्स रद्द की गई हैं उसमें से 6:10 में हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली उड़ान है और सुबह 7:25 में हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट है। वहीं आपको बताते चले कि 8:15 पे हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली उड़ान, सुबह 10:55 में हैदराबाद से मैसूर जाने वाली फ्लाइट शामिल है। इसके अलावा रात 11:35 में चेन्नई से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट और सुबह 9:30 बजे से तिरुपति से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट्स भी शामिल हैं। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी जो अडानिया बुखार हो गया है। अनिल विज ने यह भी कहा कि सारा दिन अडानी अडानी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन यह नहीं कि बता रहे कि उन्होंने क्या किया है। अनिल विज रोहतक PGI पहुंचे थे जहां मीडिया से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान हैं तो बताइए कि अडानी ने क्या किया है। सारा दिन अडानी अडानी करते रहते हैं, इसको तो अडानिया फीवर हो गया है। बोलने नहीं दिया तो क्या स्पीकर के खिलाफ रहेंगे? तुमने सदन नहीं चलने दिया है। वही संसद में राहुल को न बोलने देने के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता क्यों चाहेगा कि राहुल गांधी संसद में बोले, लेकिन राहुल गांधी ने ना तो सदन ही नहीं चलने दिया और अपनी बात नहीं रखी है। वहीं अनिल विज ने कोविड-19 को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि जो भी कोविड केस मिलेंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और क्योंकि वेरिएंट बार बार बदल रहा है। तो आपको बताते चले कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने कहा कि ये सारा दिन अडानी अडानी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि बताते कि आखिर अडानी ने क्या किया है। साथ ही साथ अनिल विज रोहतक PGI पहुंचे थे जहां मीडिया से बातचीत की उन्होंने और राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल विज ने कहा कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान है तो बताइए कि अडानी ने क्या किया है। साथ ही साथ सारा दिन अडानी अडानी करते रहते हैं, इसको तो अडानिया फीवर है, उन्होंने कहा। अरे राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान है बताए तो सही कि अडानी ने किया क्या है। सारा दिन अडानी अडानी अडानी, इसको तो अडानिया फीवर हो गया। उसमें अडानी अडानी बोलता रहता है। भाई देश को बताओ तो सही है। संसद में बोलने नहीं दिया तो इसका मतलब
ये है कि स्पीकर के खिलाफ बुलाएंगे। अरे तुमने हाउस ही नहीं चलने दिया, रूलिंग पार्टी क्यों चाहेगी कि कोई बोले ना, बोलो ना, पर तुम नारे मारोगे, नारे मार रहे हो तो बोलना नहीं है। मेरी बात सुनो, ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं। अब ईडी और सीबीआई अगर बिना उसके कुछ करती हैं तो दे हैव राइट टू से, लेकिन उन्होंने जहां जहां कहा वहां से पकड़ा गया। अरे राहुल, तो आपको बताते चले कि हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को अडानिया बुखार हो गया है। अनिल विज ने यह भी कहा कि सारा दिन अडानी अडानी चिल्लाते रहते, लेकिन उन्होंने अभी तक ये तक नहीं बताया कि आखिर अडानी ने किया क्या है। साथ ही साथ अनिल विज रोहतक पीजीआई पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने राहुल पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान है तो बताइए कि अडानी ने क्या किया है, और सारा दिन अडानी अडानी करते रहते हैं। इसको तो अडानिया फीवर हो गया है। बोलने नहीं दिया तो क्या स्पीकर के खिलाफ रहेंगे? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिंकू जुड़े। रिंकू, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अनिल विज ने फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को अडानिया बुखार हो गया है, वो दिन रात सिर्फ अडानी अडानी करते हैं। वो कहीं ना कहीं अडानी अडानी जो कहते रहते हैं, उनको कुछ ये नहीं पता है कि क्या अडानी है और क्या अडानी ग्रुप की तरफ से क्या कुछ कागज जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो है अडानी अडानी कहने का काम तो निभा रहे हैं, बस ये नहीं पता कि अडानी की तरफ से कितना काम जो है देश भर में अभी तक किया गया है। लेकिन वही वो जिस तरीके से राहुल गांधी पे उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि उनको अडानिया बुखार हो गया है, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये बोलता, सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी पर आए दिन तंज कसता रहता है कि वो क्यों नहीं अपने बयानों को लेकर माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माफी मांगने का काम तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो माफी मांगने का काम करती रहती है। कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जो है अडानी पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अमित शाह ने सीधा तरीके से कहा है कि जो वो बोलते बोलते बार बार यही अडानी अडानी चिल्लाते थे, इससे कहीं ना कहीं निशाना जो है वो साधा है। जी रिंकू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि गांधी को अडानिया बुखार हो गया है। अनिल विज ने यह भी कहा कि सारा दिन अडानी अडानी चिल्लाते रहते हैं। तो वहीं कोरोना के मामले बढ़ने के साथ वैक्सीनेशन की भी मांग बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली के 11 जिलों में एक भी केंद्र पर मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। केवल 3 जिलों में 4 साइट पर शुल्क देकर 13 अप्रैल तक वैक्सीन की सुविधा मिल रही है। इनमें से भी कुछ केंद्र पर मौके पर जाकर वैक्सीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कोविन ऐप के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी डोज केवल 21.58% ही लोगों को लगी है, जबकि करीब 78% लोग अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कोविड ऐप पर वैक्सीन की तलाश की जा रही है, लेकिन मुफ्त वैक्सीन का एक भी स्लॉट उपलब्ध नहीं हुआ है। वही कोविन ऐप के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी डोज केवल 21.58% ही लोगों को लगी है, जबकि करीब 78% लोग अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कोविन ऐप पर वैक्सीन की तलाश की जा रही है, लेकिन मुफ्त वैक्सीन का एक भी स्लॉट उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है।
दरअसल 10 अप्रैल को दिल्ली की फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुनवाई 23 मई को होगी। बताते चले कि भानवी बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। भानवी सिंह की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में हुई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के रिश्तों के बीच पिछले कुछ सालों से अनबन चल रही थी, जिसके बाद राजा भैया से अलग होकर भानवी सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहने लगी थी। हालांकि दोनों के संबंधों की कड़वाहट उस समय सार्वजनिक हो गई है जब पिछले दिनों भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया था। इस विवाद में राजा भैया ने अक्षय प्रताप का खुलकर समर्थन किया। अक्षय प्रताप सिंह को राजा भैया के राइट हैंड माना जाता है। भानवी ने जोरबाग थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है और इस एफआईआर में उन्होंने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बताया जाता है कि भानवी सिंह और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी साथ में मिलाकर चला रहे हैं। वहीं भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी को ज्यादातर शेयर हथिया लिए हैं, जिसमें कर्मचारियों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है। तो आपको बताते चले कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी का जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर अब ये विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल दोनों ही अब तलाक लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दोनों के संबंधों की कड़वाहट उस समय सार्वजनिक हो गई जब पिछले दिनों भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया था। इस विवाद में राजा भैया ने अक्षय प्रताप का खुलकर समर्थन किया। अक्षय प्रताप सिंह को राजा भैया को राइट हैंड भी माना जाता है। दरअसल भानवी ने जोरबाग थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया और इस एफआईआर में उन्होंने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जाता है कि भानवी सिंह और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी साथ में मिलकर चला रहे थे। वहीं भानवी का यह भी आरोप है कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर हथिया लिए हैं। बिहार में एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसारने लगा है। रोजाना कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 42 नए मरीज मिले हैं। आपको बताते चले कि शनिवार को भी प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 46 मरीज मिले थे, जिसके बाद आज फिर 42 नए मरीज लिस्ट में जुड़ गए हैं। दरअसल प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 नए संक्रमित मामले मिले हैं और राजधानी पटना से 22 मरीज सामने आए हैं। बाकी मरीज प्रदेश के अन्य जिलों से मिले हैं और अब प्रदेश में पॉजिटिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 145 हो गई है। वहीं पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 79 है। वहीं दूसरे नंबर पर गया, जहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। आपको बताते चले कि 31 मार्च से 8 अप्रैल तक जिले में 50 लोगों की जांच की गई। वहीं पीएमसी के डॉक्टर रंजीत ने कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि अब भीड़ वाली जगह पर लोग मास्क पहने और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को छींकते और खांसते समय चेहरे पर रुमाल रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नियमों का पालन करना अब शुरू कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि कम से कम जो लोग अस्पताल में आ रहे हैं वे मास्क जरूर पहने। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था परखने के लिए 10 यानी आज और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि अब लापरवाही ठीक नहीं है। अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है और जिला अस्पताल या पीएचसी में भी संदिग्ध मरीज अपने आने पर जांच कराने और सूचित करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।